एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं ये है कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक है आरोह है गद्य भाग, उसका ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। पहले वाले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड कंप्लीट किया है, दूसरे वाले वीडियो में चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ कंप्लीट कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये जो सेवारत शिक्षकगण हैं उनकी मेहनत और लगन से तैयार किए गए हैं ताकि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 5 हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शिरीष के फूल और अध्याय 6 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं अध्याय 5 शिरीष के फूल। पहला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म से संबंधित स्थान कौन सा है? तो आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश की ये ज़िला है और ये इसके गांव का नाम है, तो द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सतकवि होने की प्रमुख शर्तें क्या हैं? तो अनासक्त योगी की स्थित प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी के समान हृदय। अगला क्वेश्चन है शिरीष के फूल नामक अध्याय का लेखक कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये किसका उपन्यास है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद किसका निबंध संग्रह है? तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो चैप्टर चल रहा है इन्हीं से संबंधित ये इनकी रचनाएं यहाँ दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत निबंध में सतकवि होने की क्या शर्तें रखी हैं? तो जो हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था ये वही दोनों शर्तें हैं। नेक्स्ट है शिरीष के फूल नामक अध्याय में पुराने की अधिकतर लिप्सा से लेखक का क्या आशय है? तो इसका जवाब हो जाएगा पुराने के अधिकार लिप्सा से आशय है कि पुरानी पीढ़ी के लोग अपने पद और अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। पद से चिपके रहने की उनकी लालसा और दूसरों को स्थान न देने का भाव ही अधिकार लिप्सा कहलाता है। नेक्स्ट है संसार में अपरिचित और अति प्रामाणिक सत्य किसको बताया गया है? तो वो जरा और मृत्यु को बताया गया है। नेक्स्ट है शिरीष की तुलना अवधूत से क्यों की गई है? क्योंकि शिरीष की तुलना अवधूत से इसलिए की गई है कि अवधूत जो है वो जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में भी उसी प्रकार मस्त रहता है जिस प्रकार सुख दुख और आनंद के क्षणों में वो रहता है। शिरीष भी भीषण गर्मी तथा लू में हरा भरा रहता है तथा सुंदर फूलों से वो लदा फदा रहता है। नेक्स्ट है शिरीष के फूल नामक निबंध में लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के मध्य जो द्वंद्व है उसको संकेतित किया है। वो किस प्रकार किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रस्तुत निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य समाज और राजनीति में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के मध्य जो द्वंद्व है उसको संकेतित किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुरानी पीढ़ी के लोग जो हैं वो अपने पद और अधिकारों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहते तथा शिरीष के फलों के समान वो उस पद पर चिपके रहना चाहते हैं। दूसरी ओर उन्होंने नई पीढ़ी की ओर संकेत करते हुए कहा है कि नई पीढ़ी के लोग उन्हें अपना अधिकार समझकर उन्हें पाने के लिए संघर्ष करते हैं। अतः पुरानी पीढ़ी का अधिकार लिप्सु बने रहना और नई पीढ़ी का उन्हें पाने के लिए संघर्ष करना ही दोनों के मध्य एक द्वंद्व को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिरीष के फूल के माध्यम से लेखक ने संघर्षशीलता एवं जिजीविषा की जो व्यंजना की है उसे स्पष्ट
कीजिए। शिरीष के फूल पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि शिरीष जो है, शिरीष वृक्ष भीषण गर्मी और भयंकर लू के प्रभाव को भी सहता हुआ अविचल खड़ा रहता है और शांत भाव से सुंदर फूलों की वो सृष्टि करता है। जब तेज गर्मी में भूमि जो है वो पूरी तपती रहती है, तब शिरीष जो है वो निश्चिंत भाव से एकटक खड़ा रहता है और समाज को भी जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए व्याकुल एवं विचलित नहीं होने का संदेश वो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय वह अवधूत आज कहाँ। शिरीष के फूल निबंध के आधार पर बताइए कि उपर्युक्त वाक्य किसके लिए कहे गए हैं और ये वाक्य क्यों कहा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा, उपर्युक्त वाक्य गांधी जी के लिए कहा गया है। गांधी जी को अवधूत की संज्ञा देते हुए लेखक कहते हैं कि गांधी जी अवधूत की तरह ही अनासक्त व समभाव रखते हुए मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खराबा जैसी विपरीत परिस्थितियों में अपने सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के साथ निरंतर आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं। आज की विपरीत परिस्थितियों में अपने सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के साथ निरंतर आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं। आज की विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे मनुष्य का न होना लेखक के मन को कचोटता है और वो कहता है, हाय वह अवधूत कहाँ। अगला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित में से किसने किया था। तो वो हैं लल्लई सिंह यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है। तो ये कहा है लोकतंत्र को। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। महू, मध्य प्रदेश में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की रचना करने वाले हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। मनुष्य की क्षमता किस बातों पर निर्भर करती है, बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य की जो क्षमता है वो 3 मुख्य बातों पर निर्भर करती है। वो कौन कौन सी हैं। पहली है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरी है सामाजिक उत्तराधिकार या पैतृक संपदा, तीसरी है मनुष्य के अपने प्रयत्न। नेक्स्ट है, असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार से आप क्या समझते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक अध्याय के अनुसार आपको स्पष्ट करना है। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस कथन से हम पूरी तरीके से सहमत नहीं हैं। क्यों सहमत नहीं हैं, क्योंकि श्रम करने की शक्ति या शरीर रचना के अनुसार सभी व्यक्ति जो हैं वो समान नहीं होते हैं। ऐसे में असमान प्रयत्न या प्रयास होने के कारण समाज के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना अनुचित है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं को कमज़ोर एवं निराश महसूस करने लगता है एवं समाज में आगे वो नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज के कौन से तत्व होने चाहिए। तो आदर्श समाज के जो तत्व हैं वो होने चाहिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। नेक्स्ट है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा नामक अध्याय में आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, वो कैसी है। तो जवाब हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर विचरित द्वारा लेख के आधार पर जाति प्रथा से समाज को आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति को जीवन भर के लिए उसके वंशानुगत पैसे में बांध दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी रुचि, क्षमता और प्रशिक्षण को दबाकर वंशानुगत पैसे को अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्य के प्रति चेष्टा जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे उसे इच्छित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता। फलतः उसे आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है, वो आपको बतानी है। तो इसका जवाब हो जाएगा, लेखक के अनुसार दासता जो है वो केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जाता, वरन उसके अंतर्गत कुछ लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि यह स्थिति कानूनी पराधीन न होने पर भी सामान्य भारत की जाति प्रथा में देखी जाती है। इसके अंतर्गत कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कार्य करने पर मजबूर होना पड़ता है जो उसके लिए अपर्याप्त एवं अनुपयुक्त है। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।